नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात करना जरूरी है। लगातार एक चीज चलाई जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, चुनाव आयोग ने कर दिया, वोट चोरी हो गई और सिर्फ इसकी वजह से विपक्ष हार गया। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सारा कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल हुआ। हम लोग लगातार इसको रिपोर्ट करते रहे, लगातार इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी? कुछ वजहों की मैं बात करूंगा और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन होने ना होने के मामले पर। आप सब जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने खत लिखा था लालू यादव जी को और तेजस्वी यादव को और 6 सीटों की मांग की थी कि हम आपके साथ गठबंधन में जाना चाहते हैं, 6 सीटें हमको दे दीजिए और हम बाकी जगहों पर आपका पूरा समर्थन करेंगे। उसके बाद पहले तो चुप्पी बनाए रखी गई, फिर कांग्रेस के जो प्रभारी थे, वहां पर जो टिकट वितरण वगैरह के प्रभारियों में से एक थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी की टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया कि अतिवादी है और कुल मिलाजुलाकर यह है कि समझौता नहीं किया। तर्क ये दिया गया कि वो कट्टरपंथी पार्टी है, तर्क ये दिया गया कि, और असल में बात ये कही गई, जो अंदर बात कही गई वो ये कि अगर उनके साथ जाएंगे तो मुसलमानों की पार्टी कहे जाएंगे और हिंदू वोट छिटक जाएंगे। मैं आपको पहले नरेंद्र मोदी का एक वीडियो दिखा देता हूं जो आज ही आया है, फिर आगे बात करेंगे। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। तो आपने वीडियो देख लिया। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ना जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि माओइस्टों और मुसलमानों की पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जबकि आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं गए। मेरा लॉजिक ये है कि चाहे आप जाते चाहे ना जाते, आपके ऊपर मुसलमानों की पार्टी होने का थप्पा लगाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी पहले ही करती, और जो लोग हिंदू मुसलमान पर वोट देते हैं वो आपको कतई वोट वैसे भी नहीं देंगे, चाहे आप साथ जाएं या ना जाएं। अब थोड़ी बात करते हैं बी टीम पर, फिर नतीजों की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा गया भारतीय जनता पार्टी की। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी तरह से समर्थक हैं। मैं धर्म के नाम पर की जाने वाली कोई भी ऐसी पार्टी जिसमें किसी धर्म का नाम जुड़ा हो, मैं उसको बहुत पसंद नहीं करता। लेकिन जरा यहां पर देख लीजिए मुकेश साहनी, जिनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस बार बिहार में, 0 मिला है। एक भी सीट पर जिनको जीत नहीं मिली है उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। मुकेश साहनी साहब जो हैं वो 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे और 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। यानी यहां बी टीम का मामला ही नहीं है, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश साहनी का गठबंधन था 2020 में। इस बार बात नहीं बनी तो महागठबंधन में आ गए और आते ही सेक्युलर हो गए। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ था 2020 में, वो आज अचानक से सेक्युलर हो गया। यानी बीजेपी के साथ जो गए वो आपको बीजेपी की बी टीम नहीं लगे। और मुकेश साहनी तो छोटा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के खिलाफ जब इंडिया बना था, इंडिया गठबंधन बनने की बात चल रही थी, तो उसमें सबसे आगे की पंक्ति में अगर कोई थे तो वो नीतीश कुमार थे। बात चल रही थी उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की। रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार जो हैं, उन्होंने कह दिया था कि एक बार राहुल गांधी की जगह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। और वो नीतीश कुमार बड़े प्यार से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार गए हैं, इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। तो जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, वो पाला बदल देते हैं तो बीजेपी की बी टीम नहीं रहते हैं, तुरंत सेक्युलर बन जाते हैं।
जब वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो कम्युनल बन जाते हैं। फिर भी ये उम्मीद की जाती है कि पलट के हमारे साथ आ जाएं तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे। तो बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ मंच साझा करते हैं, बीजेपी के साथ सरकार साझा करते हैं, सारे मुद्दों पर बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपके लिए वो सेक्युलर हो जाते हैं सिर्फ उसी दिन जिस दिन वो पाला बदल देते हैं। वो बीजेपी की बी टीम नहीं बनते। नीतीश कुमार को कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कहता, मुकेश सहनी को कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कहता। जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं, एचएम पार्टी है उनकी, एनडीए में रहे वो और 2020 में अचानक महागठबंधन में शामिल हो गए, पाक साफ हो गए। कल तक बीजेपी के साथ थे, आज महागठबंधन में आ गए तो पाक साफ हो गए। कम्युनलिज्म का सारा जो उनके ऊपर आरोप था वो खत्म हो गया, रातों रात सेक्युलर हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू नाम है। भाजपा के साथ जाएं और फिर लौटकर आ जाएं कांग्रेस के साथ तो उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े एग्जाम्पल ले लीजिए, शिवसेना, इतिहास क्या रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो शिवसेना है। लेकिन शिवसेना का जो यूबीटी उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, और पहले तो पूरी ही शिवसेना थी, आधी कटकर चली गई फिर से बीजेपी के पास, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने में, उनको इंडिया में शामिल करने में, इंडिया गठबंधन में उनको शामिल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई उनसे सवाल नहीं पूछता कि कल तक तो आप कम्युनल थे, अचानक आज सेक्युलर कैसे बने। वो आ जाते हैं आपके यहां तो तुरंत सेक्युलर बन जाते हैं। करने को तो शिवसेना ने भी हिंदुत्व की ही राजनीति की है भाई साहब। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बड़े नेता थे और उनकी ही राजनीति करती रही है शिवसेना। उद्धव ठाकरे को मैं व्यक्तिगत तौर पर पसंद करता हूं, सेक्युलर आदमी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, और भले आदमी है इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं। लेकिन आप पार्टी जब शिवसेना को देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि उसका जो इतिहास है उसमें कम्युनलिज्म है। छोड़ दीजिए कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म को एक तरफ किनारे कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ तो है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनके मुख्यमंत्री बनते रहे। और मामला तब बिगड़ा जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई और उसने कहा कि अब मुख्यमंत्री भी हमारा ही चाहिए, और उसके बाद जब वो आपकी तरफ आए तो आपने तुरंत उनको सेक्युलर होने का खिताब दे दिया और उनको अपने इंडिया गठबंधन में ना केवल शामिल कर लिया बल्कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया। पहले तो मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में चला जाता है, चुनाव लड़ता है, वो रातों रात सेक्युलर हो जाता है। अब चलिए जरा सा ओवैसी की पार्टी की तरफ। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी और 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी की पार्टी में शामिल हो गए। तो वो 4 विधायक जब तक ओवैसी के साथ थे तब तक तो वो कम्युनल थे, लेकिन जो ही वो आरजेडी में आ गए सेक्युलर हो गए। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने में आपको दिक्कत है, लेकिन ओवैसी की पार्टी के 4 लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे भाई उनका मन बदल गया, तो अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ आना चाहते थे तो हो सकता है उनका भी मन बदल गया था। उनको साथ लेने में क्या दिक्कत थी? मेरा सीधा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला चुकी पार्टियों के साथ गठबंधन में अगर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं गिनाना शुरू करूंगा तो जाने कितनी पार्टियां आ जाएंगी। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये कंप्लीट नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो किसी जमाने में मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और ऐसे अगर याद दिलाना शुरू करूंगा तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गई थी बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश का अगर किसी को श्रेय देना चाहिए तो वो ममता बनर्जी जी को देना चाहिए। तो ऐसा ये कौन सा गणित है मेरे दोस्तों कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बना लेती हैं, जो पार्टियां आपको सीधे सीधे गोधरा के समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आई, उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। आदरणीय मायावती जी कई बार बीजेपी के सहयोग से सरकार चला चुकी हैं, कई बार बीजेपी के साथ मिलकर रह चुकी हैं, लेकिन अगर वो आपके गठबंधन में आना चाहें तो आप बाहें फैलाए स्वागत करेंगे।
हाथ जोड़कर झुक जाएंगे उनके सामने। झुकना चाहिए, बहना है, दलित महिला है, बिल्कुल झुकना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा करते हुए आपने सवाल पूछा कि बहन जी कल तक तो आप भाजपा के साथ थी, तो आपको बी टीम क्यों ना माना जाए? तो जो नियम बहन जी पर लागू होता है, जो नियम लागू होता है ममता बनर्जी पर, जो नियम लागू होता है उद्धव ठाकरे पर, जो नियम लागू होता है मुकेश सहनी पर, जो नियम लागू होता है नीतीश कुमार पर, जीतन राम मांझी पर और जाने किस किस पर, वही नियम मेरे दोस्तों ओवैसी के साथ क्यों नहीं लागू हो सकता था? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ वही नियम क्यों नहीं लागू हो सकता था? एक और सवाल पूछ लेता हूं। मान लीजिए महागठबंधन के पास इतनी सीटें आई होती कि 6 सीटें कम पड़ जाती, जो 6 सीटें ओवैसी साहब ने जीती हैं वहां पर, तो क्या 6 सीटों पर समर्थन मांगने के लिए आप ओवैसी जी के पास नहीं जाते? थोड़ा और सवाल बढ़ा देता हूं, सवाल आज मेरे पास बहुत सारे हैं। तेलंगाना में जुबली हिल में चुनाव होता है और कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर जीत चुका है। उस चुनाव को कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस के उस उम्मीदवार को खुलेआम ओवैसी समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस खड़े होकर क्यों नहीं कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से हमको समर्थन नहीं चाहिए? थोड़ा इतिहास में चला जाऊंगा तो बहुत सारे दोस्तों को बुरा लग जाएगा। गूगल करिए और असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी के जमाने का हाल देखिए। कांग्रेस के सहयोगी थे कि नहीं थे? कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था कि नहीं था? ये जरा देख के आ जाइए। तो 10 साल पहले वो बी टीम नहीं थे, 10 साल पहले वो क्रिमिनल नहीं थे, 20 साल पहले वो कम्युनल नहीं थे, आज कम्युनल हो गए। और मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, ना कोई ओवैसी को सेक्युलर कह रहा हूं, ना मैं कम्युनल कह रहा हूं। मैं शुद्ध पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहा हूं और इन्हीं पार्टियों को इनकी करनी, इनका इतिहास और इनका वर्तमान याद दिला रहा हूं कि 20 साल पहले इंदिरा गांधी के जमाने में अगर ओवैसी के पिताजी के साथ, उनके वालिद साहब के साथ आपका गठबंधन था, तो आज ओवैसी अचानक बी टीम कैसे हो गए? ये सवाल मेरा है और आपके सामने है। मैं बिल्कुल सही इस बात को मानता हूं कि कट्टरपंथ की एक तरह की राजनीति दूसरी तरह की राजनीति को मदद देते हैं, मैं मान लेता हूं इस बात को। लेकिन सीधा सवाल यह है कि क्या वो कट्टरपंथ की राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव लड़ रहा होता है, सरकार चला रहा होता है, तब नहीं होती है? एक पूरा माहौल बनाया गया है कि मुसलमान का नाम अगर आप लेंगे तो हिंदू वोट आपसे दूर हो जाएंगे। ये माहौल गोदी मीडिया ने बनाया, ये माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और ये माहौल बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बनाया है। नतीजा क्या होता है? किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है और हमारे सारे बड़े नेता चुप हो जाते हैं। आज ही की खबर आपको बताता हूं। आप में से जो लोग ट्विटर पे हैं उनको पता होगा, एक खबर आई थी, बहुत वायरल हुई है, वहां पर एक पोस्टर जारी हुआ है, ये सूचना दी गई अखलात की लिंचिंग हुई थी और अखलात की लिंचिंग के जितने अपराधी थे, जिन लोगों ने अखलात को लिंच किया था, उनके ऊपर से सारे आरोप वापस लेने का फैसला दिया है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी खबर है। अपराधियों से दोष ही वापस ले लिया कि उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं चलेगा, यानी अब अखलात को कभी भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद खत्म हो गई। मेरा सवाल है कि अखलात भारत का नागरिक है या नहीं? मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को लिंच किया गया, 10 साल तक अपराधियों को सजा नहीं मिली और अब अपराधियों को दोष मुक्त कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आपके ऊपर से मुकदमा ही हम वापस ले रहे हैं। और मेरा चैलेंज है, हमने तो सीना ठोक के इसकी रिपोर्टिंग की, वीडियो भी बनाएंगे, इस पर सब कुछ करेंगे। मेरा सीधा सीधा चैलेंज है कि विपक्ष के एक भी नेता का आप मुझे बयान दिखा दीजिए जिसने इस पर एक शब्द बोला हो। इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। मेवात में लिंचिंग हो जाएगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे, अल्पसंख्यक बोल के काम चला लेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि वोट बैंक की तरह वो जाकर आपको वोट दें। दरअसल आपकी राजनीति है जिसने मुसलमानों को ओवैसी की तरफ धकेला है, ये महसूस कराया है कि यार हमारे लिए एक पार्टी होनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि ओवैसी साहब ने भी लिंचिंग विंचिंग के मामले पर बयान देने से ज्यादा कुछ किया नहीं है। बैरिस्टर साहब किसी का कोई मुकदमा लड़ने नहीं गए हैं। हकीकत यही है, बातें कितनी भी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए कोई लड़ रहे हों। लेकिन अपना आदमी दिखता है, अपना आदमी दिखता है तो आदमी जाता है।
ये दलितों के पिछड़ों के जो नेता बने हुए हैं वही कौन सा दलितों पिछड़ों का भला कर रहे हैं, लेकिन अपना आदमी दिखता है तो उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि सीमांचल में जो 6 सीटें ओवैसी मांग रहे थे वो नहीं दी गई। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए वहां पर और वो 6 सीटें आराम से ओवैसी जीत गए। कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर ओवैसी की वजह से गठबंधन हारा और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कहा जा सकता है कि गठबंधन की वजह से ओवैसी हारे। कल मजे भी लिए थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस की वजह से हम 15 सीटों पर हार गए, कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए। सीधी बात है कि सेकंड नंबर पर वहां पर AIMIM रही और उसके वोट कांग्रेस से ज्यादा हैं। ये होना ही था। और ये मामला सिर्फ 15-20 सीटों का नहीं है, पूरे बिहार में वोट बटे हैं। बिहार में मुसलमानों का एक हिस्सा जेडीयू को वोट देता है। हम सब जानते हैं कि जेडीयू के पास मुस्लिम नेता हैं। एक हिस्से ने ओवैसी को वोट दिया और एक हिस्से ने गठबंधन को वोट दिया। जाहिर है वोट बटेगा और इसका नुकसान सबको हुआ। और साथ में ये गया आगे मामला कि भाई आप मुकेश साहनी को सीधे उम्मीदवार घोषित कर देते हैं उप मुख्यमंत्री का, लेकिन किसी मुस्लिम की बात नहीं करते। मैंने उस पर वीडियो बनाया था, कहा था कि इसको बहुत तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन भाई जनता है, जनता अपने तरीके से सोचती है। आप वाकई अगर ये मान के चलेंगे कि आपके पॉकेट का वोट है कहां जाएगा डर के मारे आपको देगा, तो देखिए एक वक्त ये आ जाएगा कि भाजपा के साथ भी मुसलमान समझौता करेगा। उसको जिंदा रहना है, इसी देश में रहना है, नौकरी करनी है, धंधा करना है, और उसको लगेगा कि अगर भाजपा को वोट देके ही हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलती है तो चलो वोट दे दें। इन विपक्षी पार्टियों ने ही हमें ऐसा क्या दे दिया है, हमारे दुख दर्द में ऐसा कौन सा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और बिहार में मुसलमानों का एक हिस्सा जेडीयू को वोट इसीलिए भी देता है क्योंकि नीतीश कुमार ताकतवर बने रहेंगे तो हमारे खिलाफ इतना कुछ नहीं हो पाएगा जो करने की प्लानिंग आरएसएस या बीजेपी की है। ये बातें सामने हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी को बैठकर सोचना चाहिए कि जिस अहंकार से, जिस घमंड से उन्होंने 6 सीटों का मामला खारिज कर दिया, और इतना ही नहीं किया, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 4 लोग जो हैं वो ओवैसी की पार्टी छोड़कर, जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी छोड़कर चले गए थे तेजस्वी के साथ। उनमें से कईयों को टिकट नहीं दिया गया। एक हाजी साहब है, उनको टिकट नहीं दिया गया। ओवैसी उनके घर मिलने गए, आरोप लगाया उन्होंने कि उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। फाइनली वो सीट आरजेडी हार गई और मीम जीत गई। अगर शुद्ध राजनीतिक विचारधारा को एक तरफ छोड़ दें और शुद्ध राजनीतिक लिहाज से देखें तो भी सोचिए कि कितनी बड़ी गलती की गई है। मुझे उम्मीद है, और एक और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूं, कि अगर वो बी टीम है, मान लिया कि बी टीम है, तो वो तो आपकी तरफ आने को तैयार थे, पाला बदलने को तैयार थे। हालांकि ओवैसी कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए बी टीम थे तो भी पाला बदलकर आपकी तरफ आने को तैयार थे। आप बुलाते, बैठते, चाय पीते और उनके सामने शर्तें रखते कि इस तरह का बयान नहीं देंगे। कुछ शर्तें वो मानते, कुछ शर्तें आप मानते, और हो सकता था कि आप भी उनको बदलने में थोड़ा बहुत कामयाब होते और वो भी शायद आपके साथ रहकर आपको थोड़ा मजबूत करते। मुसलमानों के मुद्दे उठाने के लिए शायद मामला आगे बढ़ता। मैं जानता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता खुद को इतना बड़ा तोप समझते हैं कि दुनिया में किसी की बात नहीं सुनते, राहुल गांधी की भी बात नहीं सुनी जाती है, ये भी मुझे पता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो याद रखिए, आप चुनाव आयोग और बाकी सब कितना भी करते रहिए, आपकी अपनी गलतियां जनता जानती है। जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई ये भी जानती है। जनता आपका भरोसा क्यों नहीं कर रही है, जनता जानती है बहुत बेरोजगारी है, लेकिन वो आपका भरोसा नहीं कर रही है कि आप रोजगार देंगे। जनता जानती है कि करप्शन है, लेकिन उसका भरोसा नहीं है कि आप करप्शन मुक्त सरकार देंगे। क्यों नहीं है, जरा सोचिएगा। इस हार में ईवीएम ने जो किया, चुनाव आयोग ने जो किया वो ठीक है, लेकिन आपने जो किया उस पर जरा एक बार सोचिएगा। सोच पाइएगा तो कुछ मामला बनेगा, और नहीं सोचिएगा तो जो चल रहा है वो चल रहा है, चलता रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात जैसी भी लगी हो, सही गलत कुछ भी, आपको पूरा अधिकार है। आप मुझे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।